Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर हम आपके 9th क्लास की इंग्लिश की बुक मोमेंट के तीसरे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी किस्सा कहानी सुनाने का गुण कूट कूट करके भरा हुआ है. वो कभी भी कोई भी किस्सा कोई भी कहानी आसानी से बना सकता है. इस चैप्टर के अंदर एक दूसरा कैरेक्टर और भी है जिसका नाम है महेंद्र. वह एक सुपरवाइजर होता है. वह एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो कि कंपनी किसी भी भवन निर्माण में, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, कोई फैक्ट्री बनती है, कोई बांध बनता है, तो वहाँ के भवन निर्माण की देखरेख करने के लिए वहाँ पर सुपरवाइजर्स का बंदोबस्त करता है. तो जो ये ईश्वरन है, ये उसी महेंद्र का एक रसोइया होता है जो कि उसके साथ साथ रहता है. जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग होती है, मतलब जहाँ भी महेंद्र को भेजा जाता है, ईश्वरन हमेशा उसके साथ जाता है. वह उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाता है, उसके कपड़े धोता है और रात के समय उसको बहुत मज़ेदार किस्से कहानी सुनाता रहता है. तो आइए इस चैप्टर के अंदर और क्या लिखा हुआ है और क्या क्या बातें सामने आती हैं. तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो लेते हैं इसकी सबसे पहले आउटलाइन को, और आउटलाइन में क्या लिखा हुआ है तो देखते हैं. तो इस चैप्टर की आउटलाइन में लिखा हुआ है कि वन नाइट, एक रात की बात है, महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप. महेंद्र अपनी नींद से जागा. एंड सॉ, और उसने देखा, अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक अंधेरी और धुंधली छवि को, यानी कि उसने परछाई जैसा कुछ देखा. एंड ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, और उसको देखकर वो काफ़ी डर गया और वह पूरा पसीना पसीना हो गया. वॉज इट ए घोस्ट, क्या वह एक भूत था. इसमें ब्रोक आउट इनटू का मतलब होता है देखते ही डर जाना, बुरी तरह से डर जाना और पसीने पसीने हो जाना. तो आइए देखते हैं कि जो भी कुछ महेंद्र ने उस रात को देखा था, क्या वो सचमुच एक भूत था या नहीं था. यह हम इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान पता लगाएंगे कि वो क्या था. तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो इस चैप्टर के शुरुआत में लिखा हुआ है, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश, यानी कि यह कहानी गणेश नाम के व्यक्ति को सुनाई गई थी. बाय अ यंग मैन, एक नव युवक के द्वारा, एक जवान व्यक्ति के द्वारा. महेंद्र बाय नेम, जिसका नाम महेंद्र होता है. यही वो महेंद्र होता है जो कि इस ईश्वरन का मालिक होता है और ईश्वरन इसका रसोइया होता है. आगे इसमें लिखा है कि ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर, वह एक जूनियर सुपरवाइजर था. इन ए फर्म, एक कंपनी के अंदर. विच, जो, ऑफर्ड ऑन द हायर सुपरवाइजर्स, जो कि सुपरवाइजर्स को उपलब्ध कराती थी. एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, जो कि विभिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, यानी कि जहाँ पर कोई भवन निर्माण का कोई कार्य चल रहा होता है, जैसे कोई फैक्ट्री बन रही होती है, कोई पुल बन रहा होता है, या फिर कोई बांध बन रहा था, और इसी तरीके का कोई भी कार्य है, तो यानी कि जिस स्थान पर भी कोई निर्माण कार्य चलता तो यह कंपनी वहाँ पर सुपरवाइजर्स को भेजती वहाँ की देखरेख करने के लिए. आगे इसमें लिखा है कि महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आइज, यानी कि जो महेंद्र की जो ड्यूटी थी, यानी कि जो महेंद्र की जॉब थी, वह देखरेख करना था, यानी कि उन सारी गतिविधियों पर अपनी नज़र रखना था. ऑन द एक्टिविटीज़, वे सारे कार्य, वो सारी गतिविधियाँ एट द वर्क साइट, यानी कि कार्यस्थल पर, यानी कि जहाँ भी निर्माण कार्य चलता था, उन सारी गतिविधियों पर अपनी नज़र रखना महेंद्र की एक ड्यूटी थी. आगे इसमें लिखा है कि ही हैड टू कीप मूविंग, उसे हमेशा आना जाना होता था. फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन, बार बार उसको एक जगह से किसी दूसरी जगह पर आना जाना होता था. एज ऑर्डर्ड, जैसे कि उसको ऑर्डर मिलता था. बाय हिज हेड ऑफिस, अपने मुख्य ऑफिस के द्वारा. फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया, एक कोयले की खान के एरिया से, टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि जहाँ पर रेलवे का कोई पुल का जो निर्माण कार्य चल रहा था, उस एरिया तक उसको जगह जगह पर आना जाना होता था. फ्रॉम देयर आफ्टर फ्यू मंथ्स, जहाँ से कुछ महीनों के बाद, इसका मतलब है कि फ्रॉम देयर, जहाँ से, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, टू ए केमिकल प्लांट, एक केमिकल प्लांट को, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जिसको कहीं और ले जाया जा रहा था. उस जगह पर महेंद्र को वहाँ की गतिविधियों पर अपनी नज़र रखनी होती थी, क्योंकि वहाँ पर रेलवे पुल का निर्माण कार्य चल रहा था. आगे इसमें लिखा है कि ही वॉज ए बैचलर, वह एक कुंवारा था, यानी कि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी. ही नीड्स वर वेरी सिंपल, उसकी जो आवश्यकता है वो बहुत ही साधारण थी. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, और वो अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता था. टू ऑल काइंड्स ऑफ ओड कंडीशन, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ हो, चाहे वो सम परिस्थिति हो या फिर विषम परिस्थितियाँ हो, यानी कि हर प्रकार की कंडीशन में वह अपने आप को एडजस्ट कर लिया करता था. वेदर, चाहे इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो बेकार सा, इल इक्विप्ड यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, सर्किट हाउसेज जो कि सुपरवाइजर्स को
छोटे छोटे घर बना करके दिए गए थे जहाँ पर सुपरवाइज़र को रुकना पड़ता था और वहाँ रहते हुए उन सारी गतिविधियों पर नज़र रखना पड़ता था, चाहे वो बेकार से छोटे मोटे सर्किट हाउसेज हो या फिर और ए मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, यानी कि कोई ऐसा टेंट हो जिसको कहीं भी लगा करके कुछ दिनों के लिए रहना पड़ता था। वो यानी कि किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ हो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी, जो कि पत्थरों की खदान का जो बीच का एरिया है वो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बट लेकिन वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, यानी कि उसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में उसका एक रसोइया था जो कि हमेशा उसके साथ रहता था, जिसका नाम था ईश्वरन। यही वो ईश्वरन है जिसके नाम पर ये पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। आगे इसमें लिखा है कि द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, यानी कि जो कुक था वह भी बहुत अच्छे तरीके से महेंद्र से जुड़ा हुआ था। वह भी महेंद्र को बड़ा मान सम्मान करता था, हमेशा उसके साथ रहता था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, और जहाँ भी महेंद्र की ड्यूटी लगती थी, यानी कि जहाँ भी महेंद्र को पोस्ट कर दिया जाता था, वह बिना किसी शिकायत के, अनकम्प्लेनिंगली का मतलब बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सवाल जवाब के, वह हमेशा महेंद्र के साथ हर जगह जाता था जहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती थी। आगे इसमें लिखा है कि ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, वह उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे, और उससे बहुत सारी गपशप किया करता था विद हिज मास्टर, महेंद्र के साथ एट नाइट, रात के समय में। ही कुड व्यू आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, और अलग अलग विषयों पर वह अनगिनत किस्से और कहानियों को चुटकियों में बना दिया करता था। यानी कि उसके अंदर एक ऐसा गुण था कि वो कोई भी कहानी, कोई भी किस्सा आसानी से गढ़ सकता था, और उसकी कहानी में सब्जेक्ट्स की कोई कमी नहीं थी। वो किसी भी सब्जेक्ट पर कोई ना कोई कहानी बना दिया करता था। आगे इसके अंदर लिखा है ईश्वरन हैड ऑल्सो एन अमेजिंग कैपेसिटी, यानी कि ईश्वरन के अंदर एक अलग बात यह भी थी, एक खास बात यह भी थी, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट, की सब्जियों को उपलब्ध कराना और खाना बनाने की जो भी सामग्री उसको चाहिए थी उसको उपलब्ध कराना, सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर, झट से, अचानक से। यहाँ पर सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर का मतलब होता है अचानक से, यानी कि वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी। यानी कि उसके अंदर एक ऐसा गुण था जो कि वो बहुत ही जल्दी सब्जियां और अन्य खाना बनाने की जो भी सामग्री होती थी वो बड़ी जल्दी उपलब्ध करा देता था। इन द मिडल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप, एक ऐसे जगह पर भी जहाँ पर विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ पर मीलों तक कोई भी दुकान नज़र भी नहीं आती थी, वो ऐसी जगह पर भी सब्जियां और खाना बनाने का अन्य सामान झट से, जादू की तरह से, अचानक से उपलब्ध करा देता था। यह उसके अंदर खास बात थी। आगे इसके अंदर लिखा है कि ही वुड मिरेकुलसली एंजॉय द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, यानी कि वह एक जादुई कार्य की तरह, यानी कि एक जादू से वो बहुत ही स्वादिष्ट खाने को बना दिया करता था। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल, जो कि ताज़ा सब्जियों से बनी हुई होती थी। विद इन एन आवर अराइवल एट जिंक सीड शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, यानी कि किसी भी नई जगह पर अगर वे जाते थे जहाँ पर जिंक शीट के, यानी कि जिंक शीट एक टीन प्रकार, यानी कि जिंक शीट एक प्रकार की टीन होती है जिसकी सहायता से वहाँ पर छोटे छोटे क्वार्टर बनाए जाते थे जिसके अंदर महेंद्र को रुकना पड़ता था। यानी कि किसी भी नई जगह पर अगर महेंद्र जाता तो वहाँ जाने पर 1 घंटे के अंदर अंदर वह उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना दिया करता था जो कि हमेशा ताज़ी सब्जियों से बना रहता था। ये उसके अंदर खास बात थी। आगे इसके अंदर लिखा है महेंद्र वुड बी अप, आगे इसके अंदर लिखा है कि महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि महेंद्र को सुबह सुबह जल्दी उठना होता था। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में महेंद्र जल्दी उठता था। एंड लीव फॉर द वर्क, और अपने कार्य के लिए चला जाता था। यहाँ पर लीव फॉर द वर्क होता है अपने कार्य के लिए चले जाना। आफ्टर ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के बाद। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और कुछ खाना वो तैयार करवा करके अपने साथ भी लेकर जाता था। मीन वाइल, इस दौरान ईश्वरन वुड टाइड अप द शेड, यानी कि जिस छप्पर के अंदर महेंद्र रुकता था, यानी कि वे दोनों रुकते थे, महेंद्र के ऑफिस जाने के बाद में वह उस छप्पर को ठीक करता था।
वॉश द क्लॉथ्स, वह कपड़े धोता था, एंड हैव ए लीजरी बाथ, और बड़े आराम से वह स्नान भी लेता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और नहाते समय अपने सर पर बहुत सारी पानियों की भरी बाल्टी पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और नहाते समय बहुत सारी बाल्टी पानी से भर करके वह अपने सिर पर डालता था। मटरिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, प्रेयर मतलब प्रार्थना, ऑल द वाइल यानी कि उस सारे समय में वह एक प्रार्थना को गुनगुनाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम, और तब तक लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल, वह थोड़ी देर के लिए पढ़ता भी था। बिफोर डोजिंग ऑफ, दोपहर में थोड़े समय सोने से पहले, यानी कि महेंद्र के जाने के बाद वह उस छप्पर को ठीक करता था, उसके कपड़े धोता था, और उसी दौरान वह एक प्रार्थना गुनगुनाता था, नहाता था, और दोपहर को खाना खाने के बाद सोने से पहले वह थोड़ी देर के लिए पढ़ता भी था। आगे इसमें लिखा है कि द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, यानी कि जो वो बुक थी जिसको वो पढ़ता था, उस बुक के अंदर तमिल भाषा में सनसनीखेज कुछ किस्से कहानी हुआ करते थे। रनिंग टू 100 ऑफ द पेजेस, जो कि किस्से कहानी उस किताब के सैकड़ों पेजों में भरे हुए थे। आगे इसमें लिखा है कि इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव, यानी कि जिस किताब को पढ़ता था उसके काल्पनिक किस्से और वृतांत आगे बढ़कर महेंद्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया करते थे, यानी कि उन सारे किस्से कहानियों में महेंद्र खो जाता था और वो उसके मन पर छप जाते थे। यहाँ पर ख्याल कम होता है मन पर छप जाना। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, फ्लोरिश का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि जो किस्से कहानियाँ थे जिनको ईश्वरन उस बुक में पढ़ता था, जो कि तमिल भाषा में लिखी हुई थी, वे सारे किस्से कहानियाँ पढ़ते पढ़ते वह मानो उसके अंदर खो जाता था, जैसे कि वे सारे किस्से कहानी उसको आगे बढ़ कर के अपनी गिरफ्त में ले लिया करते थे और उसके मन पर छप जाते थे। आगे इसमें लिखा है कि हीज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स, उसके जो अपने खुद के किस्से भी थे वो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो तमिल भाषा के जो वो ऑथर्स है यानी कि जिनको वो पढ़ता था उससे पूरी तरीके से प्रभावित हों। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट, बजाय इसके कि अगर ऐसा कहा जाए दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, कि जैसे कि वो किसी रास्ते से आ रहा और उसके रास्ते में अचानक कोई उखड़ा हुआ कोई पेड़ ऑन द हाईवे उस रास्ते पर गिरा पड़ा हो, तो वो उसको कैसे सुनाता था। आगे इसमें लिखा है ही वुड से, वह कहता, विद आईब्रो सुटेबली अर्स्ट एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन द ड्रामेटिक जेस्चर, विद आईब्रोज सुटेबली अर्स्ट, अपनी बाहों को ऊपर उठाते हुए, एंड हैंड्स होल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथों को एक ड्रामेटिक जेस्चर के अंदर यानी कि एक नाटकबाजी की तरह से एक एक्टिंग करते हुए वह उसको कहता, यानी कि उसी बात को वो कुछ अलग अंदाज से कहता। वो छोटी सी बात कौन सी थी कि वो अगर किसी रास्ते से जाता है और उसको रास्ते में कोई पेड़ गिरा हुआ मिलता है तो उसको भी रोमांचकारी बनाते हुए वह कहता, जिसमें कि वो अपनी बाहों को ऊपर उठा लेता था और अपने हाथों के अलग अलग इशारेबाजी से वो उस छोटी सी कहानी को बड़ा रोमांचकारी कहानी बना दिया करता था। आगे इसमें वो कहता है जैसे कि द रोड वर डिजर्टेड, यानी कि सुनसान रास्ता था, सुनसान सड़क थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मैंने वहाँ पर किसी वस्तु को देखा, दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बसी बीस्ट, और वह दिखने में एक झाड़ीदार विशालकाय पशु के समान थी। लेइंग स्प्रॉल अक्रॉस द रोड, जो कि रोड के आर पार बीचों बीच पड़ी हुई थी। आई वॉज हाफ इंक्लिनेड, यानी कि मेरे मन में थोड़ी देर के लिए आया, टू टर्न एंड गो बैक, कि मैं मुड़ूं और वापस चला जाऊं। यहाँ पर आई वॉज हाफ इंक्लिनेड का मतलब होता है अचानक मन में किसी बात का आ जाना। वो कहता है कि आई वॉज हाफ इंक्लिनेड टू टर्न एंड गो बैक, मेरे मन में आया कि मैं मुड़ जाऊं और वापस चला जाऊं, बट लेकिन एज आई केम अक्रॉस, जैसे कि मैं उसके पास पहुंचा, जैसे कि मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, आई सो, मैंने देखा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि भाई यह तो कोई गिरा हुआ कोई पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिसकी सूखी टहनियाँ चारों तरफ फैली हुई हो। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ, यह बात सुनकर के महेंद्र कुर्सी पर आराम से बैठ जाता था। बैक टू हिज कैनवास चेयर, उस चेयर पर जो कि कैनवास से बनी हुई थी, एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल अनक्रिटिकली, और वह ईश्वरन के द्वारा जितनी भी सारी किस्से कहानियों को
सुनता था, उसके अंदर कोई भी सवाल नहीं करता था, वो बिना किसी सवाल के उसकी किसी कहानी को बड़ा मज़ा लेकर के सुनता था। आगे इसमें लिखा है कि द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, यानी कि आगे ईश्वरन ये बताता है कि वह जगह जहाँ से मैं आता हूँ वह इमारती लकड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ पर टिम्बर है, इमारती लकड़ियाँ। ईश्वरन वुड बिगिन, अब ईश्वरन शुरू हो जाता है। वो कहता है कि देयर इज अ रिची वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ पर एक बहुत ही घना जंगल है। द लॉग्स आर होल्डेड ऑन द लोरीज बाय एलिफेंट, और जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं जो कि पेड़ों से काट कर अलग कर दिए जाते हैं उनको होल्ड ऑन का मतलब होता है लादना। जैसे किसी ट्रक पर, किसी लॉरी पर किसी सामान को लादना तो उसको बोलते हैं होल्ड ऑन। यानी जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे थे उनको लॉरीज पर लादा जाता था बाय एलिफेंट के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वह बहुत ही बड़े हृष्ट पुष्ट और विशालकाय जानवर होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, और जब वे पागल हो जाते हैं। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत, यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा अनुभवी महावत जो होते हैं इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, वह भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि वह भी उन पर काबू नहीं कर पाते। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस सारी भूमिका के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, यानी कि हाथियों को शामिल करते हुए ईश्वरन आगे एक रोमांचकारी कहानियों को बनाता हुआ एक किस्सा शुरू करता है। आगे इसमें लिखा है वन डे, एक दिन, अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, यानी कि एक हाथी टिम्बर यार्ड से भाग गया। यानी कि वह जगह जहाँ पर लकड़ियों को काट कर रखा जाता था वहाँ से एक हाथी भाग गया। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को उखाड़ता हुआ। टेयरिंग द वाइल्ड क्रीपर, और बेलों को तोड़ता हुआ। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट इट विल, और जैसे उसकी मर्जी थी हर प्रकार की शाखाओं को तोड़ता हुआ। यू नो सर, क्या आप जानते हैं श्रीमान, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, कि एक हाथी कैसे व्यवहार करता है व्हेन इट गोज मैड, जब वह पागल हो जाता है। तो कहानी सुनाता सुनाता बीच में ईश्वरन महेंद्र से एक सवाल करता है कि श्रीमान, क्या आप जानते हैं कि एक हाथी किस तरह से व्यवहार करता है, वो कैसे व्यवहार करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, कहानी सुनाते सुनाते ईश्वरन इतना खो जाता है कि वो खुद ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपनी कहानी में दैट ही वुड गेट अप, कि वो कहानी सुनाते सुनाते खड़े हो जाता है फ्रॉम द फ्लोर से, यानी कि वो नीचे बैठा बैठा खड़ा हो जाता अपनी कहानी सुनाता सुनाता। एंड जंप अबाउट, और जंप करना शुरू कर देता था। स्टैम्पिंग हिज फीट इनटू इल्यूमिनेशन ऑफ द मेड एलिफेंट, एक पागल हाथी की नकल करते हुए वह भी अपने पैरों को पटकना शुरू कर देता है। यानी कि वो अपनी कहानी में इतना खो जाता है कि वो रियलिस्टिक बनाने के लिए वह फर्श से खुद खड़ा हो जाता है और हाथी की नकल करता हुआ वह महेंद्र को आगे कहानी सुनाता है। आगे वो कहता है, आगे ईश्वरन यह कहता है कि द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, यानी कि पागल अवस्था में हाथी हमारे नगर के बाह्य किनारे तक भी पहुंच गया। यहाँ पर आउटस्कर्ट का मतलब होता है किसी भी गांव का, किसी भी नगर का जो बाह्य जो किनारा होता है उसका आउटस्कर्ट बोलते हैं। यानी कि जब वो हाथी वहाँ से भाग गया और सारी चीज़ों को तोड़ता हुआ वो आगे बढ़ रहा था तो वो उस नगर के बाह्य किनारे तक भी पहुँच गया। ब्रेकिंग द फेंस, दीवारों को तोड़ता हुआ, यहाँ की जो दीवारें कौन सी है, फेंसेस, यानी कि उस नगर की जो 4 दीवारें थी उसको तोड़ता हुआ वहाँ तक पहुँच गया। डाउन लाइक मैच बॉक्स, यानी कि माचिस की तीलियों के समान उनको तोड़ता हुआ वो वहाँ तक पहुँच गया। ही वुड कंटिन्यू, और वो आगे कहानी सुनाता है। इट केम इन टू द मेन रोड, और वो हाथी वहाँ पर मेन रोड पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, और वहाँ पर जितनी भी सारी दुकानें थी जो कि फ्रूट को बेच रही थी, यानी कि फल बेचने वाली दुकानें, मिट्टी के बर्तन बेचने वाली दुकानें और कपड़े बेचने वाली दुकानें, सारी दुकानों को तोड़ता हुआ यानी कि स्मैश करता हुआ वो आगे बढ़ रहा था और वो वहाँ पर रोड पर आ गया। पीपल रेंट हेल्टर एंड शेल्टर इन पैनिक, जो लोग थे वो घबरा करके इधर उधर भाग रहे थे। शेल्टर एंड स्केल्टर का मतलब होता है घबरा करके इधर उधर भागना। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, यानी कि अब हाथी पागल अवस्था में आगे बढ़ता हुआ एक स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे।